नमस्ते। तो आज इस क्लास में हम लोग भारत के प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। प्रस्तावना के द्वारा आप संविधान को पूरा तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इतना मोटा किताब को पढ़ना भी संभव हर व्यक्ति के लिए नहीं है। तो अपने देश का संविधान समझने का बेहतर तरीका है कि आप प्रस्तावना को समझ लें, क्योंकि भारत के संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे और सबका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? पहला बात, प्रस्तावना को। अब आप प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखा गया है कि हम भारत के लोग, यानी संविधान का जो स्रोत है, ठीक है, संविधान का स्रोत है, संविधान को जो शक्ति मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो भारत के लोग के द्वारा। सबसे प्रमुख किसको माना गया? भारत के लोग को। ठीक है, तो स्रोत जो है संविधान का वो है भारत के लोग। तो यही है कि सबसे पहले ही है हम भारत के लोग, यानी हम सब लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को। अब फिर प्रश्न निकल के आता है कि प्रस्तावना में भारत जो है, इस भारत नाम का वर्णन कितना बार है? भारत का वर्णन कई बार किया गया प्रस्तावना में? 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को, तो यहां पे भी भारत और यहां पे भी भारत, तो कितना बार हो गया? 2 बार। ठीक है, उसके बाद में आगे ध्यान देना है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो होता है, इसका मतलब होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम सभी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी फैसला लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। हम लोग अपना आंतरिक फैसला, आंतरिक यानी देश के अंदर का कोई मामला हो या बाह्य, ठीक है, तो आंतरिक या बाह्य फैसला लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। आंतरिक या बाह्य फैसला लेने के लिए क्या है? हम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान देना है कि एक और शब्द है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? तो समाजवादी का मतलब होता है कि समाज में धर्म, जाति, लिंग, इस सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हर कोई समान होगा। ठीक है, तो समाजवादी आप समझ गए। उसके बाद में अगला शब्द आ जाता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, तो भारत सरकार कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जिससे एक धर्म को बढ़ावा मिले, बाकी धर्म को नीचे दिखाया जाए। तो हमारे देश का क्या कोई धर्म है? नहीं, यहाँ पे सब धर्म बराबर है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ। उसके बाद में ध्यान रखना है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र का मतलब हुआ कि यहां पर लोग का शासन है, क्योंकि जिस व्यक्ति को चुना जाता है वह लोग के द्वारा ही चुना जाता है। तो किसका शासन हुआ? मुख्य रूप से लोग का शासन हुआ। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक। उसके बाद में अगला जो शब्द है ये है आपका गणराज्य। क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि जो प्रमुख व्यक्ति होता है, देश के प्रमुख पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है वो इलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि चुना गया होना चाहिए, और या तो वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। ठीक है, तो देश के जो संवैधानिक पद हैं, सबसे बड़े संवैधानिक पद का नाम है राष्ट्रपति का पद। तो वहां पर जो व्यक्ति बैठेगा वो चुना गया होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इंग्लैंड में देखिए तो वहां पे रानी का शासन होता है, तो वहां पे चुना नहीं जाता है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, गुप्त मत प्रणाली के द्वारा। तो वो जो शब्द है उसको बाद में समझाएंगे। यहाँ पे प्रस्तावना में जो शब्द लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो गणराज्य का मतलब भी आप समझ गए कि जो प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख पद पर आसीन है, उनको चुना जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, हमारा भारत का जो समस्त नागरिक है उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पूछा जाएगा कि न्याय कितने प्रकार का है? तो कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी समाज में किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, नहीं कोई किसी जाति को ऊपर रखे, किसी धर्म को ऊपर रखे। तो समाज में किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको समान न्याय मिलेगा। अगर मान लीजिए कि न्यायालय में ही कोई मामला जाता है, तो ये नहीं कि अमीर आदमी है या उच्च जाति का है तो उसके साथ में फेवर कर दिए, और जो निचले कास्ट का है तो उसके साथ में फिर गद्दारी कर दी।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाज में सबको बराबर लेके चलना है, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए सबको। आर्थिक न्याय, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई चीज आता है जिससे सब आदमी को सुविधा मिले, अगर विकलांग के लिए कोई फंडिंग आता है या महिला के लिए कोई फंडिंग आता है जिससे उनको आगे बढ़ाया जा सके, तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ कहीं मुखिया के पास आया तो मुखिया क्या कर रहा है कि पैसा ले रहा है, जेकर ओकरे इंदिरा आवास पास करा रहा है, जिसका नहीं लिया नहीं पास कराया, तो ये चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो आर्थिक न्याय सबको मिलना चाहिए। और राजनीतिक न्याय यानी कि कोई भी चुनाव, चाहे मुखिया, सरपंच या विधायक, मुख्यमंत्री, कोई भी चुनाव हो, उसमें ये नहीं है कि आदमी इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, कि नहीं पुरुष है महिला है तो ये खड़ा नहीं हो सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। राजनीति में भी हर आदमी हिस्सेदारी ले सकता है, हर आदमी वोट देगा, हर आदमी खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता कितने प्रकार का है, तो स्वतंत्रता आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता है आपका 5 प्रकार का। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, ठीक है। विचार, आप कोई भी अपना बात रख सकते हैं, आजादी है, ठीक है। अभिव्यक्ति, अपना व्यक्तिगत जो चीज है, विचार यानी कोई चीज पर विचार देना कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे होना चाहिए। अभिव्यक्ति यानी अपने अंदर का चीज को आप व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना है कि विश्वास, विश्वास, तो विश्वास कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी भी चीज के प्रति आपका आस्था है या नहीं है, इस चीज को भी आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना है धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने का आपके पास में स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को आप अपना सकते हैं, ठीक है। धर्म के बाद में ध्यान रखना है उपासना, ठीक है, आपको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, तो ये चीज के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आगे है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, ठीक है, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 16 में है। कितना अनुच्छेद में है? 16 में, ठीक है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता यानी कहने का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति को जितना इज्जत मिलेगा आपको भी उतना ही इज्जत मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि किसी भी आधार पे सामने वाला को ज्यादा प्रतिष्ठा मिल रहा है, आपको उतना इज्जत नहीं मिल पा रहा है। और अवसर भी समान, जैसे कोई फॉर्म को भरना है सरकारी नौकरी में, तो जितना बार आप भर सकते हैं सामने वाला भी ये भर सकता है। लेकिन जो लोग शुरू से दबाए गए हैं, जैसे कुछ कैटेगरी के लोग हो गए, ठीक है, उनके साथ में भेदभाव हुआ है, तो ऐसे लोग या महिला, तो ऐसे लोग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, इनको आरक्षण अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता यानी सबको समान प्रतिष्ठा मिलेगा और किसी भी चीज में सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन अपवाद है महिला, विकलांग और SC ST OBC कैटेगरी के लिए कुछ आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये अपवाद है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि प्राप्त कराने के लिए, मतलब उनको प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देना है, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, आपके गरिमा का ख्याल रखना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे राष्ट्र का जो एकता है वो टूट जाए, समझे, एकता में दरार आए। हम जो अखंड भारत का सपना देखते हैं, क्योंकि पहले म्यांमार, जो जिसका पुराना नाम बर्मा है, वो भी पहले हमारा ही भाग था, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो आपका 1947 में अलग हुआ, वो भी हमारा ही भाग था। अफगानिस्तान भी हमारा ही भाग था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम अखंड भारत का सपना देखते हैं, और अखंड भारत का सपना हम देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम हम नहीं करें जिससे हमारा जो भारत है वो टूट जाए, ठीक है। हम जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का नहीं, ठीक है। तो राष्ट्र की एकता का, एक साथ चलने का, अखंडता का यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखने का, जोड़ने का काम करना है, समझे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, एक दूसरे में भाईचारा के भावना को बढ़ाना है, ठीक है। तो बंधुत्व, भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, और हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम भाईचारा को बढ़ावा देंगे। इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। तो संविधान जो है, संविधान को अपनाया कब गया था, ठीक है। प्रस्तावना को, संविधान का जो प्रस्तावना था, इसको अपनाया कब गया था, तो संविधान को भी अपनाया गया आंशिक रूप से
26 नवंबर 1949 को लागू ना हुआ 26 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया, अपनाया गया। ठीक है, और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मसमर्पित किया गया। समझे, अंगीकृत किसी भी चीज को पहन लेना, समझे, अधिनियमित माने अपने ऊपर लागू करना और आत्मसमर्पित माने खुद को समर्पित कर देना। ठीक है, तो ये चीज है आपके प्रस्तावना में, जो भी की पॉइंट था वो आप इसमें समझ चुके हैं। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा ये देख लेंगे कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, जिसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ध्यान रखना है आपको 1960 में बेरुबारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 ईस्वी में उसके 13 साल बाद 13 जज का बेंच बैठा, जिसमें 7-6 से निर्णय दिया गया, 7 आदमी पक्ष में 6 आदमी विपक्ष में, और यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का ही भाग है और इसमें सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मूल ढांचा जो है उसको नहीं बदला जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि सार्वभौमवाद 1994 ईस्वी में यह कहा गया कि जो पंथ निरपेक्ष है यानी धर्म निरपेक्ष, वह संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। इसलिए इसको कभी मूल ढांचा में तो आप नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको नहीं बदला जा सकता है। इसलिए कुछ लोग के दिमाग में एक गलतफहमी रहता है कि आपका राष्ट्र एक धर्म के आधार पर क्या देश बन सकता है। यह बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मूल ढांचा का जो स्ट्रक्चर है उसको आप कहीं ना कहीं निगेटिव फैक्ट में नहीं ले जा सकते हैं, नकारात्मक उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। और अगर धर्मनिरपेक्षता को हटाया जाएगा तो ये नकारात्मक संशोधन होगा, जैसा कि ये चीज कहीं भी संभव है नहीं। तो इसलिए आपका धर्म कभी भी आपका जो देश है, इसलिए आपका जो देश है वह कभी भी एक धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा। तो ये सब आपका पूरा फैक्ट था जो आप देख चुके हैं इस क्लास में। तो इस क्लास को देखने के बाद प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न होगा आप आसानी से हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।